और ये रिटेलिएशन का मौका हमेशा रहेगा, लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ करना। थॉमस मैथ्यू साहब, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ क्या है आपके पास? एक तो डिफेंस की बात अजय सहाय साहब ने की, डिफेंस सेक्टर पे आप भी बड़ा पैनी नज़र रखते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें तो थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लें यूएस के साथ? हालांकि वैसे ही हम लोगों ने रशिया के साथ डाइवर्सिफाई करके यूएस के साथ खरीदना शुरू ही कर लिया है। और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है ताकि हम लोग इसको और नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड वॉर को ना ले जाए? जी लक्ष्मण जी, I more or less agree with what Ajay sir had said. Okay, we need to understand this is a golden opportunity we should not let go. But do we have an occasion to, or will we have an occasion to retaliate? My answer is no, because we don't have anything much to retaliate. As I said in the beginning, your trade with the US is only 2.4% of the total US. So what is the leverage you have? There is virtually no leverage that you have. But at the same time, like Ajay Saab said, we need to negotiate. What are the areas we need to negotiate? Keep the farm sector away. That's a no-no, because 700 million Indians are dependent on the dairy sector and agriculture. Dairy, agriculture, no. Then what else? Now, defense is something very close to my heart, but I'll tell you one thing. It will be perilous to increase your dependence on the US in defense, because you cannot fight a war with American weapons unless Americans want you to fight. The recent example is in the case of Thailand. And there are hundreds of instances, even during the Argentina-UK war. There's a Falklands War. The Americans just refused to supply space to Argentina. Argentina could not use the weapons. So I don't think that's an area we need to look at, because that's मतलब very आपका important. कहना है कि अगर हम यूएस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इक्विपमेंट तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल यूएस के पास रहेगा, उसके परमिशन के बिना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर ऐसे सामान रख के फिर हमें फ़ायदा क्या होगा? वीना सिकरी मैम, आपको क्या लगता है कि हम लोगों के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई स्कोप नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा, या फिर हमें इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए? या फिर कई लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे, लेकिन पता नहीं कितना व्यवहारिक है, कि जिस तरीके से चीन ने आंख दिखाई, चीन ने भी ड्यूटी लगाई, फिर चीन आमने सामने हुआ, फिर वापस दोनों टेबल पे बैठे, कुछ वैसा हम लोग करने की हालत में है कि नहीं है? देखिए, डिफेंस सेक्टर का तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। हमने तो आज के अखबारों में देखा कि इवन परचेज ऑफ मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, उस पर कुछ रोक लगा दी गई है। और इसलिए ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है डिफेंस सेक्टर परचेजेस के लिए। अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इन टॉक्स को ज़्यादा विस्तार करें, अभी हम ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट ट्रेड इन सर्विसेज? व्हाट अबाउट दिस होल एस्पेक्ट? इन टेक सर्विसेज जो हैं बहुत सारे हैं। दूसरी बात है डिजिटल टैक्स के बारे में। ये जो गूगल है, मेटा है, जो भारत से इतना कमाते हैं, $85 बिलियन अ ईयर एंड मोर, और बिना टैक्स दिए वो इसे ले जाते हैं। और अगर हम इस पे कह दें हम टैक्स लगाएंगे इस पे, क्योंकि हम इट्स विद इन आवर राइट्स, वी कैन पुट अ टैक्स ऑन इट। पहले डिजिटल टैक्स की बात चली थी और उस पर रोक लगा गई थी कि नहीं, चलो अच्छे रिश्ते हो रहे हैं तो ये डिजिटल टैक्स नहीं लगेंगे। अब ये बात दोबारा चल गई है कि डिजिटल टैक्स लगना है। इन्वेस्टमेंट्स की बात हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं। हमारे कंपनीज काफ़ी इन्वेस्टेड हैं यूएसए में, उसके हम बढ़ा सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस से उनका मतलब इकोनॉमिक गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंस। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, हमें थोड़े विस्तार में बात करनी चाहिए। और अभी 21 दिन में तो है ही हैं कुछ चीज़ें हम जिन पे हम बातें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने काफ़ी जो है परचेजेस के बारे में काफ़ी ढील दे दी है। जैसे मैंने कहा शेल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत बढ़ेंगे इंपोर्ट्स। ये जो है बीटी कॉटन आएगा, जो हम पहले हम बहुत इस पर रोक लगा रहे थे। और दूसरी बात जो है ये सोयाबीन ऑयल, इसका भी हम बहुत बढ़ावे से अब खरीदेंगे। तो काफ़ी चीज़ें पे हमने, और बिना टैरिफ के खरीदेंगे। तो ये जो हमने अग्रीमेंट अभी मान चुके हैं, उसका अगर हम वैल्यू लगाएं
उसका हम वैल्यू कंप्यूट करें कि कितना हमने ये जो अग्रीमेंट पे शेल ऑयल, सोयाबीन ऑयल और बीटी कॉटन पे है, इसका वैल्यू कितना है, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनके टैरिफ इस वैल्यू से कम, इतने परसेंटेज कम हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग की बात भी हो सकती है, लेकिन आई डू थिंक ट्रेड एंड सर्विसेज मस्ट बी देयर एंड आल्सो इन्वेस्टमेंट्स। और इस अगर हम ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, हालांकि इसमें हमें बहुत हाँ, हालांकि इसमें मेरा एक कंसर्न ये है कि अगर हम डिजिटल टैक्स की तरफ जाते हैं और सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करते हैं, तो अभी तक ट्रंप साहब का रडार तो सिर्फ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट पर घुमा हुआ है। हम सर्विस एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट का करीब हमें लगता है कि 45% सर्विस एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो चलो वहाँ भी कुछ वो डंडा चलाना शुरू कर दे तो उल्टा ना पड़ जाए हमें दांव। उल्टा तो कभी भी पड़ सकता है, उनके जहन में भी होगा उल्टा पड़ेगा नहीं, बट आई थिंक टू शो द ब्रॉड थॉमस मैथ्यू साहब हंस रहे हैं। ये एक तरफा नहीं है जो वो कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का इंडिया के साथ। अगर हम सर्विसेज भी ले तो ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल नहीं है। सो यू नो आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स आर एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि जब ट्रेड डेफिसिट का आप कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ आप गुड्स एक्सपोर्ट को क्यों, इंपोर्ट को क्यों देख रहे हैं। आप हमसे रॉयल्टी ले जाती है आपकी कंपनियां, हमारे यहाँ से आपकी कंपनियां हमारे से कमाई करके ले जाती हैं, टैक्स नहीं लेते हैं, तो उन सबको इसमें क्यों नहीं जोड़ते हैं। एम्बेसडर दयाल, देखिए मैं ट्रेड पे इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूं जैसे अजय साय साहब हैं या टॉमस साहब हैं या वीना जी हैं, लेकिन देखिए मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है, सबका ये कहना है कि जिस तरह से भी भारत ये कोशिश करे कि ये एस्केलेट ना हो, मामला एस्केलेट ऑलरेडी बहुत हो गया है, लेकिन और आगे एस्केलेट करने से रोके। और कुछ सुझाव दिए लोगों ने, वो मैं आप तक रखना चाहूंगा। अमेरिका चाहता है कुछ चीजों का एक्सपोर्ट खास तौर पे करना। एक ऑयल, दूसरा सोयाबीन जिसका जिक्र वीना जी ने कहा, तीसरा कॉर्न, और चौथा नट्स एंड फ्रूट्स। अब आप ये देखिए कि ये सब लगभग वही आइटम्स हैं जो हम काफी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। कॉर्न और सोयाबीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। हमारा प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक, वो हमारी जरूरतों का सिर्फ आधा है। ऑयल भी हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। ये जरूर है कि हमको रूस से सस्ता तेल मिलता है, लेकिन और भी देशों से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। नट्स की जहां तक बात है, हम वॉलनट्स, आमंड्स, पिस्ताशियो ये सब इंपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा एप्पल्स भी हम कई देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब वो आइटम्स हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है और हम वैसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हम चाहे जो कहें कि ट्रेड इज ऑफ द टेबल, लेकिन अमेरिकन साइड तो ये कह रही है कि आपको इन बातों पे हमसे कुछ ना कुछ अग्रीमेंट करना ही होगा। वो ये नहीं कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि एग्रीकल्चर इज ऑफ द टेबल। हम कहते हैं एग्रीकल्चर इज नॉट ऑन द टेबल। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि एग्रीकल्चर पे हम जो आइटम वो हमको बेचना चाहते हैं और हम खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन पे किसी तरह से बातचीत हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए, तो हमारे यहाँ एक TRQ का सिस्टम है, टैरिफ कोटा रिस्ट्रिक्शन, कोई रेशियो टैरिफ कोटा, तो इनको किसी ना किसी तरह का, अगर ये तो टॉमस साहब और अजय जी बड़े एक्सपर्ट्स इसमें, कि अगर किसी तरह से जैसे कॉर्न का अमेरिका को हम एक कोटा दे दें